ऑप्टिक्स के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ हम लोग पढ़े थे। इस लेक्चर में हम लोग लाइट से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फेनोमेनन है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये देखते हैं अपने नेचर में कि यदि किसी कंटेनर में पानी भरा हुआ है और उसमें अगर सिक्का उसके तल्ली में है, डेट इज उसके बॉटम में है, तो जो सिक्का या कॉइन जो है वो थोड़ा उठा हुआ ऊपर नज़र आता है, माने उसका रियल जो डेप्थ होता है उससे कम डेप्थ हम उस पर फील करते हैं कि हमें लगता है कि सिक्का वो थोड़ा उसके बॉटम से ऊपर है, जबकि वहाँ पास अपना हाथ हम लोग ले जाते हैं तो हमें वो सिक्का वहाँ पास नहीं मिलता है, हमें अपना हाथ को और अंदर ले जाना पड़ता है। इस तरह से जो अपरेंट डेप्थ होता है, जो रियल डेप्थ एक हुआ जितना रियल में उसका बॉटम का उसका डेप्थ है, और एक अपरेंट डेप्थ हो गया कि हमें जितना फील हो रहा है, तो इसके बीच कुछ रिलेशन होता है। इसी को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और उनके बीच रिलेशन क्या होता है। तो उसको पढ़ने से पहले दो चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगा, उसको पहले आप समझते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पर आएंगे। तो पहला ये जो टर्म है उसमें देखिएगा हम लोग कि अगर कोई इंटरफेस है, यदि कोई इंटरफेस है, जैसे मान लीजिए कि कोई इंटरफेस है और इस इंटरफेस ये जो है वो दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है। मान लीजिए कि ऊपर का मीडियम है μ1 और नीचे का मीडियम है μ2। अब यदि कोई लाइट यदि इसके इस सरफेस पर परपेंडिकुलरली अगर इंसिडेंट होता है, इस तरह से कोई इंसिडेंट रे ऐसे आया, तो इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, ये सीधे ऐसे चल जाएगा। देयर इज नो एनी डेविएशन ऑफ द रे इफ़ द रे इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। ये एक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक टर्म है जो कि हमें बढ़िया से इसको अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। तो इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पास अगर हम लोग नॉर्मल खींचें, तो चूँकि ये सरफेस पर नॉर्मल खींचेंगे मतलब परपेंडिकुलर खींचेंगे तो इसी पर आ जाएगा, तो नॉर्मल भी इसी पर है, और यहाँ पास रे भी उसी पर आया। डेट इज यहाँ पास बोल सकते हैं कि यहाँ पास I इज इक्वल टू 0, हमें R का वैल्यू अभी हमें निकालना है। तो यहाँ पास I इज इक्वल टू 0 हो गया। अब रिफ्रैक्शन का जो नियम है हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे कि साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। तो यहाँ पास हम लोग μ1 ऊपर वाले फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और चूँकि रे इस नॉर्मल पर ही आया है, तो चूँकि हम लोग इंसिडेंट रे जब पढ़े थे वहाँ पास तो डिफाइन किए थे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो वहाँ पास इस तरह से हम लोग डिफाइन किए थे कि यदि कोई रे ऐसे आया और यहाँ पास ये नॉर्मल है, तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पास इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक ही पर है, इसलिए I इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू हम भी निकालते हैं। तो यहाँ पास वैल्यू पुट कर देते हैं, तो साइन I इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई साइन R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। यहाँ से हम लोग आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पास ये आ गया μ1 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0 इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन R। यहाँ से μ2 साइन R इज इक्वल टू 0, और चूँकि μ2 इंटू साइन R दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसलिए यहाँ पास μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 0 नहीं हो सकता है, तो 0 कौन होगा, तो साइन R। तो साइन R इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज डेट R इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होने का मतलब कि ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 है। इसका मतलब कि जो रिफ्रैक्टेड है वो भी नॉर्मल से ही पास करना चाहिए, इसका मतलब उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। तो यदि कोई रे अगर किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट करता है तो उसी डायरेक्शन में वह अंदर चला जाएगा, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा।
और इसके बाद एक और बेसिक जो पॉइंट है कि यदि कोई दो मीडियम है, ऊपर मान लीजिए कि एक मीडियम है रेयर और नीचे कोई मीडियम है डेंसर, और यदि कोई रे ऐसे आया और यहाँ पास ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये नॉर्मल है, तो यदि कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वह नॉर्मल की ओर बेंड कर जाता है। नॉर्मल की ओर बेंड करने का मतलब ही होगा कि अभी इस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था और जब यहाँ पास आर निकालेंगे तो जो आर जो एंगल होगा वो लेस देन आई होगा। तो लेस देन आई का मतलब हो गया कि पहले आर ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच इतना जो गैप था वो गैप कम हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं कि रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की ओर बेंड हो गया। अब ये कब होगा? जब कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा। इसके अलावा जब कोई रे नीचे मान लेते हैं डेंसर मीडियम और ऊपर है रेयर मीडियम, जब कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाती है तो मान लीजिए ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो डेंसर से जब रेयर की ओर जाएगा तो यहाँ पास ये आर जो होगा वह आई से ज़्यादा हो जाएगा। तो आर का वैल्यू आई से ज़्यादा होने का मतलब क्या कि जितना इनके बीच गैप जितना था वो गैप अब बढ़ चुका है। तो गैप बढ़ने का मतलब इसको ये बोलते हैं कि वह जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से दूर हट गया, वो बेंड अवे बोलते हैं कि बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन अ रे go from denser medium to rarer medium, then it bend away from the normal, and if a ray go from rarer medium to denser medium, then this ray bends towards the normal. नॉर्मल की ओर झुक जाएगा जब रेयर से डेंसर जाएगा, और जब डेंसर से रेयर जाएगा तो बेंड अवे हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं। और इसके अलावा एक और ये कि जब परपेंडिकुलर आता है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, वैसे ही पास कर जाएगा। इन तीनों की हेल्प से हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं, तब इस टॉपिक को अच्छे ढंग से समझते हैं। तो अब हम लोग एक कंटेनर लिए हैं, तो यहाँ पास इस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है और इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग मान लिए μ1। इसके बाहर में एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिए हम लोग μ2। अब इसके बॉटम में एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में आप कॉइन कंसिडर कर सकते हैं, कोई सिक्का है यहाँ पास और ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पास इसका इमेज हमें बनाना है कि इसका इमेज कहाँ हमें ऐसे लगेगा कि बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि इसका रे डायग्राम बनाते हैं। तो इससे दो रे हम लोग निकालते हैं। एक रे इस तरह से ऐसे निकला, यहाँ से ये रे ऐसे जाते जाते यहाँ पास इंटरफेस पर पहुँचा, और चूँकि यह रे इंटरफेस पर पहुँचा तो ये परपेंडिकुलरली पहुँचा है। इसका मतलब ये यहाँ पास एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब इस रे का कोई डेविएशन नहीं होगा और इस तरह से ऐसे पास कर जाएगा ये रे। और एक दूसरा रे जो है वो यहाँ पास यहाँ से ऐसे निकला और यहाँ से यहाँ पर जाते जाते इस इंटरफेस पर पहुँचा, और इंटरफेस पर जब पहुँचा तो यहाँ पास इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हम लोग यहाँ पास एक नॉर्मल बनाते हैं। तो नॉर्मल यहाँ पास ऐसे खींचे और इसके साथ इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, और यहाँ पास इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। चूँकि यह डेंसर से रेयर में जा रहा है इसलिए बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड नॉर्मल से अवे हो जाएगा, इसलिए छोटा एंगल था, इसके रिस्पेक्ट में बड़ा एंगल है, तो इस तरह से ऐसे रे चला गया। तो यहाँ के बाद देखेंगे कि ये दोनों रे एक इधर की जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच गैप बढ़ते जाएगा। तो यदि दोनों को पीछे की ओर बैक करके मिलाए तो ये जो रे है वो पीछे की ओर यहाँ पास इस पॉइंट पर मिलते हुए अपीयर होगा। वो रियल में नहीं मिल रहा है, यहाँ पास वो मिलते हुए अपीयर हो रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ओ का इमेज हमें इस पॉइंट पर आई पॉइंट पर दिखेगा और ये वर्चुअल इमेज है।
मतलब रियल में ऑब्जेक्ट है इस ओ पॉइंट पर, लेकिन ऊपर से देखने पर लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट है आई पॉइंट पर। और चूँकि आई पॉइंट ऊपर से कम दूरी पर है, इसका डेप्थ कम है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर दिखेगा, जबकि रियल में ऑब्जेक्ट यहाँ पास है। इसलिए हम इसको यहाँ पास उठाने भी जाएंगे तो हमें कुछ यहाँ पास मिलेगा नहीं, उसके लिए अपने हाथ को यहाँ ले जाना पड़ेगा। तो इस तरह से है कि जो ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल बॉटम पर है उसका इमेज जो होता है वो थोड़ा ऊपर बन जाता है। अब क्या करते हैं कि इनके बीच ये जो डी जो लिए हैं, इस डी को बोलते हैं रियल डेप्थ। रियल डेप्थ मतलब ऑब्जेक्ट जितना गहराई में रखा गया है, ये डी को बोलेंगे रियल डेप्थ, एंड डी डैश को बोलेंगे अपरेंट डेप्थ। मतलब ऑब्जेक्ट इस आई पॉइंट पर अपीयर हो रहा है, सो डी डैश इज द अपरेंट डेप्थ एंड डी इज द रियल डेप्थ। तो दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पास लिख लेते हैं। हियर D is equal to real depth and D dash ये है apparent depth, apparent depth। और हमें यही D dash पता करना है कि apparent depth कितना होगा, और ये D हमें नोन रहेगा कि रियल डेप्थ कितना है। तो उसके लिए करते क्या है कि यहाँ पास कुछ ज्योमेट्री का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पास देखिएगा कि ये जो है नॉर्मल इस सरफेस पर, ये इंटरफेस पर ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, मतलब दोनों पैरेलल हो गया। दोनों पैरेलल हो गया तो इसको अगर आप इस तरह से ले जाइएगा तो ये तिर्यक रेखा हो गया। इसका मतलब तिर्यक रेखा होने से ये हो जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। ये और ये पैरेलल है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। और एक और यहाँ पास कि ये भी नॉर्मली जा रहा है, जो कि आगे जाकर परपेंडिकुलर हो गया, और ये भी परपेंडिकुलर है। तो फिर से ये और ये दोनों पैरेलल है और ये एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पास ये जो आई हो जाएगा तो ये भी एंगल हो जाएगा आई फ्रॉम अल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल फ्रॉम कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंड दिस एंगल इज इक्वल ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। अब यहाँ पास क्या करते हैं कि इस बी पॉइंट पर हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, जो रिफ्रैक्शन का जो रूल है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं एट पॉइंट बी। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। इस जिस मीडियम से रे जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और बाहर का मीडियम μ2, इसलिए हम लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर। और लास्ट क्लास के आपको याद होगा कि हम लोग μ1 μ2 किसके लिखते थे कि जिस मीडियम में रे जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 और जिस मीडियम से रे आता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। सो दिस इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब चूंकि यहाँ पास ये जितने भी एंगल है आई और आर, ये सब बहुत छोटे एंगल होते हैं, इसलिए सबको चेंज कर दिया जाता है tan के रूप में। सिंस एंगल्स आई एंड आर आर स्मॉल, सो साइन आई, इसको हम आई लिख सकते हैं और इसको tan आई भी लिख सकते हैं। एंड
साइन आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू टेन आर। अब क्या करते हैं कि साइन आई का वैल्यू टेन आई यहाँ पास लिखेंगे और साइन आर का वैल्यू टेन आर यहाँ पास लिखेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से म्यू वन इंटू साइन आई है, तो म्यू वन और साइन आई के जगह पर टेन आई लिख देंगे इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर के जगह पर टेन आर लिखेंगे। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पास क्या करेंगे, फिगर से हम लोग टेन आई और टेन आर का वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम फिगर टेन आई, इस फिगर में देखिएगा टेन आई का वैल्यू निकालने के लिए तो इस ट्रायंगल में देखेंगे ओ ए बी, इसको यहाँ पर इससे मिला देते हैं। इस ट्रायंगल ओ ए बी में टेन आई लिखेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, इसके सामने परपेंडिकुलर के रूप में ए बी और बेस के रूप में ए ओ, जो कि यहाँ पास कितना एंगल है तो 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पास यहाँ 90 डिग्री एंगल है तो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर के रूप में ए बी और बेस के रूप में ए ओ, तो टेन आई इज इक्वल टू यह आ जाएगा ए बी बाई ए ओ एंड टेन आर इज इक्वल टू आ जाएगा इस छोटे से ट्रायंगल में आई ए बी में देखेंगे तो टेन आर का वैल्यू ए बी परपेंडिकुलर बाई बेस के रूप में ए आई, तो आ जाएगा ए बी बाई बेस के रूप में ए आई। अभी दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड में। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टेन आई एंड टेन आर इन इक्वेशन सेकेंड में टेन आई और टेन आर का वैल्यू पुट करने पर तो म्यू वन और टेन आई के जगह पास ए बी बाई ए ओ इज इक्वल टू म्यू टू इंटू टेन आर के जगह पास ए बी बाई ए आई। यहाँ से ए बी कैंसिल हो जाएगा तो ए आ गया म्यू वन इन डिवाइडेड बाय ए ओ इज इक्वल टू म्यू टू बाय ए आई। अब फिगर में ए आई और ए ओ का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ पास म्यू वन बाई ए ओ आया था इज इक्वल टू म्यू टू बाई ए आई। यहाँ ए ओ सिंस ए ओ फिगर से देखेंगे यहाँ पास तो ये जो ए ओ है वो इक्वल है डी के, और डी था रियल डेप्थ और ए आई जो है ए आई ये है डी डैश डेट इज अपरेंट डेप्थ, इसलिए यहाँ पास लिख सकते हैं म्यू वन बाई ए ओ डेट इज डी इज इक्वल टू म्यू टू बाई ए आई डेट इज डी डैश। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो म्यू वन इंटू डी डैश इज इक्वल टू म्यू टू इंटू डी, या यहाँ से हम लोग आगे इसका वैल्यू निकालते हैं डी डैश इज इक्वल टू, सो डी डैश इज इक्वल टू म्यू टू इंटू डी डिवाइडेड बाय म्यू वन। ये फार्मूला आ गया अपरेंट डेप्थ का, तो अपरेंट डेप्थ डी डैश इज इक्वल टू म्यू टू इंटू डी डिवाइडेड बाय म्यू वन। तो अपरेंट डेप्थ के लिए रियल डेप्थ का पता होना जरूरी है, डी है रियल डेप्थ, उसके बाद म्यू टू और म्यू वन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता होना जरूरी है। अब म्यू वन एक फिगर में आप याद रखिएगा, म्यू वन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाटर का है जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और म्यू टू जो बाहर का जो मीडियम है एयर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसको याद रखिएगा कि म्यू टू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर
एंड μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पास हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं, फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ द कॉइन विच इज शोन इन द फिगर। एक कॉइन है, एक कंटेनर है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें एक कॉइन भी है। तो इस कॉइन का अपरेंट डेप्थ हमें निकालना है और इसका रियल डेप्थ दिया हुआ है। रियल डेप्थ है 40 सेंटीमीटर और हमें बताना है इस कॉइन का अपरेंट डेप्थ क्या होगा। दो मीडियम है, एक वाटर है और दूसरा एयर है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है और ये जो रियल डेप्थ है वो भी गिवन है, तो हमें अपरेंट डेप्थ निकालना है। तो यहाँ पास सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो यहाँ पास रियल डेप्थ दिया हुआ डेट इज डी दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अपरेंट डेप्थ डी डैश हमें निकालना है। अब दो मीडियम लिखे थे वहाँ पास, डी डैश बराबर डी μ2 बाय μ1 ये फार्मूला था। तो वहाँ पास हमने आपको बताया था कि किसको μ1 और किसको μ2 मानेंगे। तो μ1 वहाँ पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वाटर का और μ2 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का। तो यहाँ μ1 का वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 4/3, 1.33 भी ऐसे लिखते हैं लेकिन यहाँ 4/3 लिखेंगे, और μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डेट इज इक्वल टू 1। अब फार्मूला जो होता है वो अप्लाई करते हैं। सिंस डी डैश इज इक्वल टू डी μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 40 इंटू μ2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय μ1 इज 4/3, ये आ जाएगा 40 इंटू 3/4, 4 से ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, डेट इज ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो कॉइन है वह रखा हुआ है रियल में 40 सेंटीमीटर पर, लेकिन वह कॉइन देखने पर वह 30 सेंटीमीटर पर दिखेगा। मतलब ये कॉइन कुछ इधर दिखेगा, यहाँ पास इधर 30 सेंटीमीटर पर यहीं पास दिखेगा, जबकि रियल में कॉइन यहाँ पास है। तो इस तरह से अपरेंट डेप्थ का जो फार्मूला है उसके आधार पर इससे रिलेटेड हम लोग और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए यहीं तक, डेट्स ऑल, थैंक यू।